Assalamu alaikum dear students. I hope that you are fine and everything is going fine with you and you are having a very precious times at your home. I'm your teacher Mariam Malik and I will be teaching you English. So before starting today's lecture मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती थी, वो ये कि आप लोग लेक्चर्स तो फॉलो कर ही रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, साथ में लर्निंग पर भी फोकस कर रहे हैं। जो आपको काम मिल रहा है ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू आप उसको लर्न भी कर रहे हैं। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहती थी वो ये कि आप जो आपकी राइटिंग जो आपका था कि आप क्लास में जैसे लिखते थे, हम आपको क्लास में काम करवाते थे तो आप लिखते थे, तो उसको प्लीज़ मत छोड़ें, उसको कंटिन्यू करें। जैसे हम लोगों ने लास्ट अपनी पोइम की है मदर टू सन, उसकी समरी आप लोगों ने लर्न की है, क्वेश्चन आंसर्स लर्न किए हैं, तो वो आप साथ में ना उसको राइट डाउन ज़रूर करें, कुछ ना कुछ लिखते रहें ताकि आपका वो जो राइटिंग एक स्पीड था, राइटिंग स्पीड थी, राइटिंग टेम्पो आपका बना हुआ था, वो मेंटेन रहे और साथ ही साथ वो डेवलप भी होता रहे। तो आपने ये करना है कि आप जो भी लर्न कर रहे हो ना, जैसे हम इंग्लिश का लर्न कर रहे हैं, लर्निंग हम लोग कर रहे हैं, वो आपने साथ साथ राइट डाउन करते जाना है, उसको अपनी नोटबुक्स में लिखते जाएं। डेली का कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें ताकि आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो भी मेंटेन रहे और साथ साथ जो आपकी राइटिंग स्पीड थी वो भी उसी लेवल पर रहे और साथ साथ डेवलप भी होती रहे। तो और एक और ये भी चीज़ है कि आप ना क्रिएटिव राइटिंग ज़रूर करें। लाइक इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ डू राइट समथिंग क्रिएटिव, कोई ऐसे लिखें, कोई स्टोरी लिखें खुद से। डेली की एक रूटीन बना लें कि आपने 1 पेज इंग्लिश में ज़रूर लिखना है एवरी डे, ठीक है, इट इज़ योर रूटीन, इसको मेंटेन करें। और अगर आप 1 पेज नहीं लिख सकते, एटलीस्ट राइट 1 पैराग्राफ डेली। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी, आप में जो क्रिएटिव एबिलिटी है कुछ करने की वो भी जो है थोड़ी सी मेंटेन होगी। तो आपने क्या करना है कि डेली 1 पेज इंग्लिश में कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर लिखना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक ले लें, कुछ भी ले लें, कोई ऐसे ले लें, आपने जो 5th क्लास में कुछ पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ देख लें, या कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर लें, जैसे घर में बैठे हुए हैं तो अपने घर को डिस्क्राइब कर दें, होम को, या कुछ भी, या आप कोई स्टोरी लिख लें या किसी पर्सनैलिटी के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, एटलीस्ट 1 पेज आपने लिखना है। इफ़ यू कैन नॉट डू दिस तो यू कैन इवन राइट 1 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ तो आप लिख ही सकते हैं डेली। अगर वो भी नहीं कर सकते, बहुत ही लेज़ी हो गए हैं, तो यू कैन इवन राइट 10 लाइन्स, ठीक है। 10 लाइन्स तो आप डेली की लिख सकते हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव लिखते रहें। आपका जो एक है ना क्रिएटिव एबिलिटी, ताकि वो साथ साथ जो है वो नर्चर होती रहे, वो भी आगे मज़ीद डेवलप होती रहे, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 4 और ये है निकोबॉबनस का जो हम लोगों ने यूनिट स्टार्ट किया हुआ था, उसी को हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। वी हैव ऑलमोस्ट रेड दिस हाफ स्टोरी टिल पेज नंबर 9, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और यहाँ तक आपको याद होगा कि क्या हुआ था इस स्टोरी में। यस, निकोबॉबनस के बारे में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था दैट दिस इज़ बेसिकली अ नोवेल विच इज़ बाय टेरी जोन्स एंड देयर आर जस्ट 2 चैप्टर्स विच आर टेकन फ्रॉम द नोवेल इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं इस नोवेल के, राइट। और हमने अभी तक यहाँ पर क्या डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था कि निकोबॉबनस जो है ही इज़ अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ चाइल्ड। He likes to do everything and at the same time he has a best friend whose name is Rosie, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और रोज़ी कैसी गर्ल थी, आपको मैंने बताया था, हमने पढ़ा भी था कि रोज़ी इज़ ऑलवेज हैविंग अ वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ आइडियाज़ एंड वेरी वाइल्ड सॉर्ट ऑफ आइडियाज़। उसके माइंड में हमेशा एक बहुत ही अजीबोगरीब ख्यालात चलते रहते हैं। और स्टोरी के हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, फर्स्ट पेज में ही पढ़ा था कि रोज़ी उसको 2 सजेशंस करती है। पहली सजेशन उसे क्या देती है कि हम चलते हैं और तुम्हारे घर के जो बाहर जितने भी वीड्स हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, उनको हम रूट आउट करते हैं, यानी उनको जड़ से निकाल फेंकते हैं। और फिर उसने सेकंड आइडिया क्या दिया था निकोबॉबनस को, वो ये दिया था कि लेट्स गो एंड डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, याद होगा आपको, ये उसने कहा था। तो उसके बाद क्या निकोबॉबनस ने उसकी बात पर अमल किया था। यस, वो चल पड़े थे अपने जर्नी पर। दे सेट आउट ऑन अ जर्नी एंड ऑन द वे दे मेट अ नाइट वॉचमैन। डू यू रिमेंबर द कैरेक्टर ऑफ नाइट वॉचमैन? यस, वो उनको रास्ते में मिला था और उसने उनको रोकना चाहा था, बट एट द सेम टाइम क्या हुआ दैट दे रैन अवे फ्रॉम देयर एंड दे ट्रिप्ड ओवर अ डॉग। भागते हुए वो गए और एक डॉग के ऊपर जाकर गिर गए जो कि वहाँ पर सो रहा था। और जैसे ही डॉग की आँख खुली तो उसको ऐसा लगा जैसे डॉग्स का डूम्स डे आ गया है। याद है आपको, डूम्स डे मीन्स क़यामत का दिन। तो उसको इस तरह से फील हुआ, विच वॉज अ वेरी ह्यूमरस एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी।
फिर उसके बाद क्या होता है कि उनके पास जो सप्लाईज़ थी, जो प्रोविजंस थी, जैसे लेमनेड और बंस थे, वो वहाँ पर वेस्ट हो चुके थे। सो वो ये सोचते हैं कि सामने उन्हें एक एप्पल का ट्री नज़र आता है, तो वो सोचते हैं कि हम यहाँ से कुछ एप्पल्स जो हैं वो उतार लेते हैं। फिर एट द सेम टाइम निकोबोमिनस वहाँ वॉल पर चढ़ता है और फिर वो उस गार्डन में गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पर जो गार्डनर है या मे बी वहाँ पर जो ओनर है उस गार्डन का, वो निकोबोमिनस के पीछे पड़ जाता है और वो उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन निकोबोमिनस वहाँ से भाग निकलता है बिकॉज ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। तो वो क्या करता है, वहाँ से भाग निकलता है और फिर वो एक रूम में आकर, उसी गार्डन में एक साथ ही रूम है एक छोटा सा, वहाँ पर आकर वो खुद को जो है सेव कर लेता है वहाँ पर। लेकिन जो आदमी है वो उसके पीछे वहाँ पर आ जाता है एंड ही स्टार्टेड नॉकिंग एट द डोर। और फिर वहाँ पर एक बहुत ही टर्न आता है, एक बहुत ही सडन टर्न आता है हमारी स्टोरी में। वो क्या आता है कि निकोबोमिनस एक रोक उठाकर डोर के आगे रखता है और वहाँ पर उसको एक नीचे से एक ट्रैप डोर मिलता है, एक रास्ता मिलता है जाने के लिए। तो वहाँ पर वो चल पड़ता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, मीन्स ही हैड नो एनी अदर वे टू फॉलो। सो व्हाट ही डिड, ही वेंट ऑन दैट वे। वो उस रास्ते पर चल पड़ता है, उसमें चला जाता है और वो जो आदमी है जो निकोबोमिनस के पीछे था अभी तक, उसको चेज़ कर रहा है, ही स्टिल स्टैंडिंग ऑन द डोर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी में क्या हुआ वो हम मज़ीद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पेज नंबर 9 तक पढ़ लिया था। बॉटम दैट, इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। एट दिस पॉइंट ही डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट अ वेल। अब उसे पता चला कि ये वेल नहीं था, यानी कोई कुआं नहीं था। वो जिस रास्ते पर चल पड़ा था, जिस ट्रैप डोर के थ्रू नैरो पैसेज में वो चला गया था, वो कोई वेल नहीं था। वेल मीन्स कुआं, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ही डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट अ वेल। ही मेड हिज डिस्कवरी वेरी सडनली एंड वेरी पेनफुली। अब ये जो डिस्कवरी थी, यानी ये जो दरियाफ्त हुई उसे कि ये वो किसी वेल में नहीं है, ये बहुत ही पेनफुल था उसके लिए। उफ, सैड निकोबोमिनस एंड ही ले देयर इन अ पिच ब्लैकनेस। वो वहाँ पर पिच ब्लैकनेस यानी बिल्कुल जो डार्क अंधेरा था, कंप्लीट डार्कनेस थी, वहाँ पर वो लेट गया। विद नॉट अ सिंगल ब्रेथ लेफ्ट इन हिज बॉडी, और उसकी बॉडी में एक भी सांस ना बची। फॉर वट सीम्ड लाइक द होल विंटर बट वॉज प्रोबेबली ओनली अ फ्यू सेकेंड्स। अब उससे लग रहा था कि कुछ लम्हे जो हैं वो गुजर चुके हैं। प्रोबेबली मीन्स विदाउट मच डाउट। ये मैंने बोर्ड पर भी लिख लिया, इसको आप नोट डाउन कर लें। अपना जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं वो आप अंडरलाइन करके स्टार्ट राइटिंग द मीनिंग्स ऑन इट। ही केम टू हिमसेल्फ इन फैक्ट जस्ट एज स्टोन हिट हिम ऑन दी हेड। अब जैसे ही वो अपने होश में आया, एक पत्थर आकर उसके सर पर लगा। Off, said Nicobominus again, and then realized he could hear footsteps high above him. अब उसको ये realization हुई कि उसे कुछ कदमों की आवाज़ आ रही है। Footsteps mean कदमों की आवाज़। अब उसे कुछ कदमों की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। Stop sir, he called out. उसने कहा stop sir, यानी रुक जाएं। बट द फुटस्टेप्स केप्ट ऑन कमिंग डाउन, लेकिन वो जो कदमों की आवाज़ थी वो मज़ीद आती चली गई। आहा, आई हैव गोट यू नाउ, क्राइड द मैन। आदमी ने कहा आहा, यानी उसने अपनी खुशी जाहिर की, अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस की। ही सेड कि मैंने अब तुम्हें पकड़ लिया है। एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी until it is black and। इसके बाद सेंटेंस जो है उसमें डॉट्स है। इट मीन्स कि सेंटेंस जो है वो अभी कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ। वो मज़ीद कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह ना पाया। और आदमी ने ये कहा कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और मैं तुम्हारे जिस्म में जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितनी भी बोन्स हैं, उनको मैं बीट करूँगा, यानी उनको मैं मारूंगा अच्छे से आकर, विच इज़ वेरी ह्यूमरस लाइन। Nicobominus supposed the man was going to say blue, but in fact the next word he uttered means spoken. Uttered का मतलब है spoken. Sounded like बकफाहो हार गम्फ। अब उस तरह से उसको एक आवाज़ आई, निकोबोमिनस को लगा कि आदमी ब्लू वर्ड कहना चाह रहा है, बट सडनली उसको एक ऐसी आवाज़ आई, एक ऐसे साउंड्स आई जिनका कुछ मतलब नहीं है। ये यहाँ पर जो लेटर्स लिखे हुए हैं, दीज आर जस्ट ये सिर्फ एक वर्ड है जिसका कोई मतलब नहीं है। इट वॉज नॉट अ वर्ड विद विच निकोबोमिनस वॉज एट फर्स्ट फेमिलियर। फेमिलियर मीन्स वेल नोन, यानी ये कुछ ऐसा वर्ड था जिसके बारे में निकोबोमिनस को पता ही नहीं था। उसको वो इस वर्ड से फेमिलियर ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि ये कौन सा वर्ड है। इस वर्ड से क्या हम फेमिलियर हैं? नहीं, हम भी नहीं जानते, बिकॉज दीज आर जस्ट सम साउंड्स विच वर अटर्ड। सिर्फ कुछ आवाज़ें हैं जो उसके आदमी के मुंह से निकली, और वो क्यों निकली वो हम आगे फाइंड आउट करते हैं। बट ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग परफेक्टली एंड मूव स्मार्टली आउट ऑफ द वे। अब निकोबोमिनस को इन साउंड्स की अच्छे से समझ आ गई और वो उस रास्ते से हट गया। क्रैश, उसके बाद एक आवाज़ आई
क्रैश मीन्स कि एक ब्लास्ट हुआ, धमाके की एक आवाज़ आई। आर यू ऑल राइट, ही आस्क्ड, निकोबोमिनस ने पूछा कि क्या आप ठीक है। देयर वॉज साइलेंस, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस मीन्स देयर वॉज नो आंसर। निकोबोमिनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच ब्लैक until his head touched the man's leather jerkin. Jerkin means jacket. अब निकोबोमिनस वहाँ पर पिच ब्लैक में बिल्कुल उसको कुछ भी महसूस ना हुआ। until मीन्स जब तक कि उसका हाथ आदमी की जर्कन यानी जो जैकेट था उसको जाकर लगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर दैट द मैन इज़ वेयरिंग अ जैकेट, अ ब्राउन जैकेट। द मैन वॉज लाइंग एज स्टिल एज डेथ बट ही वॉज ब्रेथिंग। अब वो आदमी ऐसे लेटा हुआ था जैसे वो मर चुका है, लेकिन ही वॉज ब्रेथिंग मीन्स वो अभी भी सांस ले रहा था। तो इसका मतलब ये है कि वो बेहोश हो गया था, बट ही वॉज स्टिल अलाइव देयर। I must get some help, said Nicobominus to himself. Nicobominus ने खुद से कहा कि मुझे अब कुछ करना होगा, कुछ हेल्प करनी होगी। He began groping around in the blackness to find another way out. Groping को अंडरलाइन कर लें, इसका मतलब है सर्च ब्लाइंडली। सर्च ब्लाइंडली यानी किसी चीज़ को अंधेरे में ढूंढना, हाथ फैलाकर जब हम अंधेरे में कोई चीज़ ढूंढते हैं ना तो उसे कहते हैं ग्रोपिंग। When he found it, however, his heart sank. अब उसने हाथ बढ़ा के कुछ ढूंढा कि उसे मज़ीद कोई रास्ता मिल जाए। उसको कुछ मिला, लेकिन उसका दिल जो था वो बैठ गया। Sank mean बैठ जाना। The only exit appeared to be a narrow gap down by the floor, no more than a foot high. अब उसको एक एग्जिट नज़र आया, एक नैरो पैसेज नज़र आया। नैरो पैसेज मीन एक तंग रास्ता नज़र आया, एक तंग गैप सा खला सी नज़र आई जो कि सिर्फ फुट हाई यानी 1 फुट लंबी थी। अब वहाँ पर निकोबोमिनस बिल्कुल अंधेरे में बैठा हुआ था और उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने अपने हाथ बढ़ाए और साथ ही में उसका हाथ एक ऐसी जगह पर जाकर लगा जो कि बिल्कुल 1 फुट हाई थी, यानी एक रास्ता उसको मिला जो सिर्फ 1 फुट हाई था। आई कांट स्विम थ्रू दैट इन द पिच ब्लैक। उसने कहा कि मैं इतने अंधेरे में, पिच ब्लैक मीन्स कंप्लीट डार्कनेस, इतने अंधेरे में यहाँ से नहीं गुजर सकता। स्विम को अंडरलाइन कर लें। स्विम मीन्स ट्विस्ट, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए या अपनी बॉडी को बल देते हुए उसने कहा कि मैं यहाँ से उस रास्ते से जो कि 1 फुट हाई है वहाँ से नहीं गुजर सकता। टू हिज इमेंस सरप्राइज, अब क्या हुआ? He said to himself, but at the very next moment, लेकिन अगले ही लम्हे he heard Rose's cheerful voice. Cheerful mean happy. Write the meaning on it. Underline the word cheerful and write the meaning happy. Voice saying, you can do it. अब क्या हुआ कि निकोबोमिनस को रोज़ी की आवाज़ आई, cheerful, happy voice उसकी सुनाई दी रोज़ी की, और रोज़ी उसे कह रही थी यू कैन डू इट, यानी तुम ये कर सकते हो। सो अब रोज़ी तो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, रोज़ी स्टिल बिहाइंड देयर, वो अभी तक वहाँ पर नहीं है, वो वहीं पीछे रह गई थी। लेकिन निकोबोमिनस को स्टिल अपने माइंड में अभी भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, मीन्स कि वो उसको मिस कर रहा है और उसकी आवाज़ उसको अभी भी सुनाई दे रही है और रोज़ी उसे इनकरेज कर रही है, वो उसे कह रही है यू कैन डू इट, यानी तुम ये जो 1 फुट का रास्ता है यहाँ से तुम गुजर सकते हो। निकोबोमिनस स्पैन अराउंड, निकोबोमिनस जो था उसने अब स्पैम करना शुरू किया, यानी अपनी बॉडी को बल देना शुरू किए घूमते हुए। देयर टू हिज इमेंस सरप्राइज, इमेंस मीन लार्ज, इमेंस को अंडरलाइन कर लें एंड राइट द मीनिंग ऑन इट, लार्ज वॉज नथिंग। अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था, रोज़ी तो वहाँ पर नहीं थी। नो रोज़ी, नो एनीबडी, कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये निकोबोमिनस की सिर्फ एक परसेप्शन है, यानी वो अपने माइंड में सोच रहा है कि रोज़ी वहाँ पर मौजूद है, जबकि रोज़ी नहीं है। निकोबोमिनस खुद अपने माइंड में इमेजिन कर रहा है उसे। बट आई डोंट नो इफ़ इट लीड्स एनीवेयर, ही सेड टू द वॉइस इन हिज हेड। अब उसको अपने दिमाग में ये जो आवाज़ सुनाई दी थी ना रोज़ी की, वो उसी से बातें करने लग जाता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये रास्ता कहीं लीड करता है, यानी क्या ये रास्ता कहीं जाता है। एंड इट्स सच अ टाइट स्क्वीज़, स्क्वीज़ मीन टाइटली प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ अच्छे से प्रेस्ड होती है ना, तंग होती है, तो उसे कहते हैं स्क्वीज़। इसको अंडरलाइन कर लें, मीनिंग लिख लें टाइटली प्रेस्ड। It's such a tight squeeze, I might get stuck. Stuck mean फंस जाना, रुक जाना। तो निकोबोमिनस ने कहा ये बहुत ही तंग रास्ता है और मैं वहाँ पर फंस भी सकता हूँ। He did not hear Rose's voice again, लेकिन दोबारा उसको रोज़ी की आवाज़ नहीं आई। But he knew what it would have said, लेकिन उसे पता था कि अगर रोज़ी की आवाज़ आती तो वो उसे क्या कहती। Obviously वो उसको इनकरेज करती, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो वो उसको इनकरेज करती।
and that was how it found himself wriggling down a narrow passage of stone in the pitch black. तो इसी तरह उसने pitch black में complete darkness में उस तंग रास्ते में से narrow passage में से गुजरना शुरू कर दिया। और कैसे? wriggling down यानी अपनी बॉडी को बल देते हुए। अब वो रास्ता इतना नैरो था, इतना तंग था कि वो वहाँ से खड़े होकर या बैठ के नहीं गुजर सकता था। तो उसने क्या किया, अपनी बॉडी को बल देते हुए वहाँ से उसने गुजरना शुरू कर दिया। He screamed and he wriggled there in the black फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी टाइम तक वो इसी तरह से अपनी बॉडी को करते हुए, हरकत देते हुए वहाँ से गुजरता रहा। एंड द टनल गॉट नैरोअर। टनल मीन्स नैरो पैसेज यानी तंग सा रास्ता। और वो जो टनल थी वो मज़ीद नैरोअर, ज़्यादा से ज़्यादा तंग होती चली गई। अनटिल ही कुड हार्डली इंच अलोंग इट। इतनी तंग हो गई कि वह मुश्किल से ही वहाँ से गुजर सकता था। यानी वो जो रास्ता जिससे निकोबामनस बच निकलने की कोशिश कर रहा था वो इतना तंग हो चुका था कि अब मज़ीद वो वहाँ पर नहीं चल सकता था। आई एम गोइंग बैक ही सेड टू हिमसेल्फ बट ही डिडंट। उसने कहा मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन वो वापस नहीं गया। बट ही डिडंट मीन्स वो वापस नहीं गया। ही जस्ट केप्ट रिगलिंग एंड स्क्विमिंग। वो वहाँ पर रिगलिंग करता रहा, स्क्विमिंग करता रहा। स्विमिंग मीन्स कि ट्विस्ट करता रहा। दोनों वर्ड्स के सिमिलर ही मीनिंग्स हैं। जैसे स्नेक अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है ना, इस तरह से वो भी अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके वहाँ से गुजरता रहा, जितना भी उसको रास्ता मिल रहा था वहाँ से। अनटिल सडनली ही फाउंड ही कुड स्टैंड अप। अब उसको इतना रास्ता वहाँ पर मिल गया कि उसको फील हुआ कि मैं यहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ। ही टुक अ पेस फॉरवर्ड। उसने मज़ीद एक स्टेप आगे लिया। पेस मीन्स स्टेप। एंड इमीडिएटली फेल ओवर स्टोन स्टेप्स लीडिंग अप। और फिर अचानक से ही, इमीडिएटली मीन्स अचानक से या क्विकली, जल्दी से वो वहाँ पर स्टोन्स के ऊपर गिर गया। आओ ही सेड। उसने कहा, उसके मुंह से एक साउंड प्रोड्यूस हुई। ऑल्दो व्हाट ही रियली मेंट वाज थैंक गुडनेस। एक साउंड उसने प्रोड्यूस की आओ, लेकिन जिसका मतलब ये था थैंक गुडनेस, यानी उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ही बिगेन टू क्लाइम। अब उसने चढ़ना शुरू कर दिया। मीन्स कि उसको इतना रास्ता मिल गया था कि वो खड़ा हो सकता था, और कुछ ऐसा रास्ता था वो जहाँ पर क्लाइंबिंग पॉसिबल थी, जहाँ पर चढ़ना पॉसिबल था। तो उसने चढ़ना शुरू कर दिया। एंड ही वॉज स्टिल क्लाइंबिंग सम मिनट्स लेटर। और कुछ देर बाद ही उसने मज़ीद क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी, वहाँ पर मज़ीद चढ़ना शुरू कर दिया ऊपर को। इट मस्ट बी अ टावर ही थॉट। उसने सोचा कि हो सकता है ये एक टावर हो, एक बड़ी सी बिल्डिंग हो। और द ग्रैंडेस्ट हाउस इन वेनिस। वेनिस आपको पता है फर्स्ट पैराग्राफ में भी हमारा ये वर्ड आया था, ये नेम है एक सिटी का इटली में। तो उसने सोचा कि हो सकता है ये वेनिस में बहुत ही एक ग्रैंडेस्ट यानी बहुत ही इम्प्रेसिव या बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक घर हो जिसमें अब वो दाखिल होने जा रहा है। बट एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन जल्द ही दूसरे लम्हे, ही सो अ क्रैक ऑफ लाइट। उसको रोशनी की एक किरण नज़र आई, एक रे ऑफ लाइट यानी एक थोड़ी सी उसको रोशनी नज़र आई। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग अ कैच। अब उसने अपना हाथ बढ़ाया। स्ट्रेच मीन्स अपना हाथ उसने मज़ीद आगे को बढ़ाया। एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग अ कैच। और उसने एक हैंडल पकड़ लिया। कैच मीन्स हैंडल। एक जो हैंडल था वो उसके हाथ में आ गया। दैट क्लिक सॉफ्टली इन द डार्क। और फिर वो हैंडल उसने जब क्लिक किया, उसे दबाया, तो वो बहुत सॉफ्टली वहाँ अंधेरे में क्लिक हो गया। अ पैनल सडनली स्लिड ओपन। एक जल्द ही एक तख्ता, पैनल मीन तख्ता या बोर्ड आप समझ लें, वहाँ से वो फिसल कर ओपन हो गया। एंड निकोबामनस स्टेप थ्रू इनटू द मोस्ट अमेजिंग रूम ही हैड एवर सीन। और निकोबामनस ने एक बहुत ही अमेजिंग रूम में अपने कदम लिए, यानी एक ऐसे कमरे में अब वो चला गया जो उसने कभी पहले नहीं देखा था। इतना खूबसूरत, इतना ग्रैंड, इम्प्रेसिव एंड रिमार्केबल रूम जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, अब वो उसमें एंटर हो चुका था। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। लेकिन बेसिकली हमारे ये 2 चैप्टर्स एंड हुए हैं। अभी ये जो नॉवल है ये मज़ीद आगे कंटिन्यू करता है। सो इफ़ यू वांट टू रीड द होल स्टोरी यू विल हैव टू रीड द होल नॉवल। आपको मज़ीद नॉवल जो है कंप्लीट वो पढ़ना पड़ेगा। अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, एंडिंग जो है बेसिकली वो स्टोरी की नहीं हुई, लेकिन हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर निकोबामनस एक बहुत ही शानदार किस्म के एक कमरे में दाखिल हो चुका है। और मज़ीद आगे क्या हुआ इसके लिए तो आपको कंप्लीट नॉवल पढ़ना पड़ेगा। चलें, नाउ वी हैव डन द रीडिंग एंड कमिंग टूवर्ड्स द MCQs की तरफ हम आएंगे। सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 3 फ्रॉम योर नोट्स। 6 क्लास के जो नोट्स हैं वहाँ से अपना पेज नंबर 3 जो है वो आप ओपन कर लें। एंड वी आर गोइंग टू रीड MCQs ऑफ निकोबामनस यूनिट। ओके, रीडिंग अबाउट द फर्स्ट MCQs। निकोबामनस लिव्ड इन
एक दफ़ा ज़रा सोच कर बताएं, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि निकोबार्बनस कहाँ पर रहता था. यस, ही लिव्ड इन वेनिस विच इज़ द नेम ऑफ अ सिटी इन इटली. MCQs नंबर 2, द नेम ऑफ निकोबार्बनस बेस्ट फ्रेंड इज़. याद है आपको निकोबार्बनस की बेस्ट फ्रेंड का क्या नेम है? यस, रोज़ी. ये तो हमें अच्छे से याद है स्टोरी में. MCQs नंबर 3, ग्लूमिली मीन्स सैडली. ग्लूमिली मीन्स बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ या उदासी के साथ. तो इसका जो सिमिलर मीनिंग है वो है सैडली. ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ऑप्शन. MCQs नंबर 4, अक्रॉस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. ऑप्शन नंबर सी, preposition. preposition क्या होता है? मे बी आपने ये पहले भी पढ़ा हो. preposition इज़ बेसिकली अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस अ रिलेशन टू अनदर वर्ड. ये एक ग्रामर का कंसेप्ट है preposition, जो कि एक वर्ड होता है और दूसरे ही वर्ड के साथ रिलेशन जो है वो एक्सप्रेस करता है. तो यहाँ पर अक्रॉस जो है उसका जो राइट ऑप्शन है वो है preposition. MCQs नंबर 5 पर आएँ. अ सिनोनिम ऑफ इमेंस कैन बी. ये हमने वर्ड इमेंस जो है अपने अभी टेक्स्ट में भी पढ़ा है और इसका क्या मतलब है आपको में भी याद होगा. इमेंस मीन्स लार्ज, समथिंग विच इज़ ऑफ अ वेरी लार्ज साइज, उसे हम कहते हैं इमेंस. MCQs नंबर 6, आहा आई हैव गॉट यू नाउ. इन दिस सेंटेंस डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन. अब सबसे पहले आप इंटरजेक्शन को अंडरलाइन कर लें क्योंकि इसका कंसेप्ट आपने समझना है, तभी आपको ये MCQ समझ आएगा. इंटरजेक्शन मीन्स एक ऐसा वर्ड जो आपको कोई किसी भी किस्म का इमोशन कन्वे करता है. कोई ऐसा वर्ड जो सुनकर आपको कोई किसी ना किसी इमोशन के बारे में पता चलता है. जैसे कोई हैप्पीनेस का इमोशन, ठीक है, हैप्पीनेस, सैडनेस, या फिर आप कह सकते हैं जॉय फील होता है, एक्साइटमेंट होती है. अगर कोई वर्ड ऐसा आया है आपके लेसन में तो वो उसे हम इंटरजेक्शन कहेंगे. और साथ ही आप देख लें इंटरजेक्शन मार्क भी है, तो हमें पता चल जाता है कि ये इंटरजेक्शन है. आहा क्या एक्सप्रेस करता है? हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहा है और एक्साइटमेंट या जॉय को एक्सप्रेस कर रहा है. तो कोई भी वो वर्ड जो किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन. MCQs नंबर 7, ओपन दिस डोर एट वंस इज़. क्या है ओपन दिस डोर एट वंस? एक सेंटेंस है और ये कौन सा सेंटेंस है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने पिछले यूनिट में ही पढ़े थे, मदर टू सन. मैंने आपको बताया था ऑल दोज सेंटेंसेज इन विच सम कमांड और सम ऑर्डर इज़ गिवन और सम रिक्वेस्ट इज़ मेड, ऑल दोज सेंटेंसेज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेज. ठीक है, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई कमांड दी गई है या किसी को कोई रिक्वेस्ट की गई है, तो उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. जैसे अगर मैं कहूँ ओपन दिस डोर एट वंस, स्विच ऑन द लाइट, sit here, stand up. So all these are orders and commands, so these are imperative sentences. MCQs number 8, Rosie attracted Nicobarbanus attention by throwing. Do you remember? फर्स्ट पेज में ही हमने ये पढ़ा था कि निकोबार्बनस के वो जब सुबह सवेरे आ जाती है और उसने क्या किया था, she started throwing the pebbles at the window of Nicobarbanus. MCQs number 9, slimy means. ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ग्रीजी. स्लाइमी इज़ समथिंग विच इज़ ऑफ अ वेरी थिक क्वालिटी. कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत थिक हो, आप कह सकते हैं ग्रीजी हो, ऑयली हो, उसको हम कहते हैं स्लाइमी. ऑप्शन नंबर MCQs नंबर 10, वेनिस इज़ फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर इज़ अ वर्ड विच इज़ रिलेटेड टू द बिल्डिंग्स. वेनिस जो है वो एक इटली का शहर है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और ये अपने आर्किटेक्चर की वजह से फेमस है, यानी अपनी खूबसूरत बिल्डिंग्स की वजह से ज़्यादा फेमस है. MCQs नंबर 11, द सिटी ऑफ वेनिस इज़ इन द डेंजर ऑफ सिंकिंग. अब ये जो सिटी है इटली की वेनिस, इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, तो इस वजह से ये सिटी सिंकिंग यानी डूब जाने के ख़तरे में है. ऑप्शन नंबर 12, हुज आइडिया इट वॉज टू डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स. आपको याद होगा किसका आइडिया था कि हम जाएं और जाकर लैंड ऑफ ड्रैगन्स को डिस्कवर करें. यस, रोजी. ओके, नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको पहले भी पेपर के पैटर्न में बताया था कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको पेपर में 8 आएंगे, जिसमें से आपको 5 जो है कंपल्सरी होंगे अटैम्प्ट करना. एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. हर क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स होंगे. सो जब आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 10 मार्क्स.
तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो लर्न करते हैं और उनको पढ़ते हैं। व्हाट डू वी लर्न अबाउट निकोबार्बनस इन द फर्स्ट पैराग्राफ। आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था तो उसमें निकोबार्बनस के बारे में आपको क्या पता चला था, याद है? Nicobarnus was an extraordinary child who stuck out his tongue at the Prime Minister. He lived in Venice and he had the ability to do anything. Nicobarnus, इसको एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक सो कि मज़ीद ज़रूरत है, हम इसको ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड है। ही स्टक आउट हिज टंग एट द प्राइम मिनिस्टर एंड ही लिव्ड इन वेनिस एंड ही हैड एबिलिटी टू डू एनीथिंग। वो कुछ भी कर सकता है। ही इज़ एन एक्सेप्शनल काइंड ऑफ बॉय। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ रोज़ी, डू यू रिमेंबर? आई डोंट थिंक सो कि आपको ये क्वेश्चन लर्न करने की भी ज़रूरत है, ये तो आपको याद होगा। रोज़ी इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ निकोबार्बनस। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डोंट पीपल पे अटेंशन टू व्हाट रोज़ी सेज। रोज़ी जो भी कहती है लोग उसकी बात पर तवज्जो क्यों नहीं देते? People do not pay any attention to what Rosie says because she always comes up with wild ideas। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रोज़ी को हमेशा बहुत ही स्ट्रेंज वाइल्ड आइडियाज़ आते हैं, तो इसीलिए लोग जो हैं वो उसकी बातों पे तवज्जो नहीं देते कि ये ऐसी बातें करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, what two things does Rosie suggest that she and Nicobarnus do। कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो रोज़ी सजेस्ट करती है कि उसे और निकोबार्बनस को करनी चाहिए? डू यू रिमेंबर? Yes, 2 things Rosie suggests are to pull up every single weed on Nicobarnus doorstep। वो कहती है कि हम निकोबार्बनस की डोरस्टेप पे जितने भी स्मॉल प्लांट्स हैं, जितने भी वीड्स हैं, उनको हम पुल अप करेंगे जाकर और डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, और वो जो लैंड ऑफ ड्रैगन्स है उसको डिस्कवर करेंगे। ये आपको दोनों चीज़ें याद होंगी, टू पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन निकोबार्बनस डोरस्टेप और डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। ये 2 बातें वो उससे कहती है। तो क्या निकोबार्बनस ने उसकी बातों पर अमल किया था? Yes, they went on a journey to discover the land of dragons. Question number 5, what do the children go on when do the children go on their adventure and what do they take with them? बच्चे अपने एडवेंचर पर कब जाते हैं और वो क्या अपने साथ लेकर जाते हैं? द चिल्ड्रन गो ऑन देयर एडवेंचर इन द मॉर्निंग। वो सुबह सवेरे जाते हैं। व्हेन इट इज़ गेटिंग लाइट, जब अभी रोशनी हो रही होती है उस टाइम जाते हैं। दे टेक बंस एंड लेमनेड विद दैम। ये भी आपको याद होगा कि वो अपने साथ रोज़ी लेकर आती है बंस एंड लेमनेड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू दे मीट हु डू दे मीट ऑन देयर जर्नी। जब वो रास्ते में जाते हैं तो वो किससे मिलते हैं? फर्स्ट इनकाउंटर उनका किससे होता है? से व्हाट हैपन्स एट ईच ऑफ द 2 इनकाउंटर्स। 2 इनकाउंटर्स मीन कि जब उन्होंने 2 चीज़ों का सामना किया, वो कौन सी 2 चीज़ें थी जिनका उन्होंने सामना किया और फिर क्या हुआ? व्हाट हैपन्स, मज़ीद क्या हुआ था? ये आपको याद होगा, ये तकरीबन मिडल ऑफ द स्टोरी में ये चीज़ आई थी। एट फर्स्ट दे मीट अ नाइट वॉचमैन। सबसे पहले वो किससे मिलते हैं? एक नाइट वॉचमैन से मिलते हैं। बट बिफोर ही कुड ग्रैब देम, लेकिन इससे पहले कि वो उनको पकड़ लेता, उन्हें ग्रैब कर लेता, दे रन अवे, वो वहाँ से भाग जाते हैं। दे यहाँ पर यूज़ हुआ है निकोबार्बनस और रोज़ी के लिए। जब मोर देन 1 पर्सन हो, जैसे 2 या 3 पर्सन हो, तो हम दे यूज़ करते हैं इंग्लिश में। दे रन अवे, वो भाग जाते हैं। नेक्स्ट द ट्रिप ओवर अ डॉग, और फिर वो एक डॉग के ऊपर जाकर गिर जाते हैं। हु स्टार्ट्स बार्किंग एट देम, जो उन पर भौंकना शुरू कर देता है। बार्किंग मीन्स भौंकना। ये आपको याद होगा कि फिर वो मज़ीद आगे जब जाते हैं ना, नाइट वॉचमैन से भाग जाते हैं, तो वो जाकर एक डॉग पर गिर जाते हैं। बट व्हेन इट सीज द बंस, वो डॉग जो है वो भौंकना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो बंस को देखता है, इट गल्प्स देम डाउन, तो वो उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। एंड रन्स ऑफ टू टेल हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को बताने के लिए चला जाता है। यहाँ पर इट्स फ्रेंड्स यूज़ हुआ है, इट्स यूज़ हुआ है डॉग के लिए, क्योंकि डॉग इज़ एन एनिमल, तो उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज निकोबार्बनस escape फ्रॉम द मैन इन द ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स अ वेरी बिग गार्डन। जब निकोबार्बनस उस गार्डन में जाता है तो वो किस तरह से उस आदमी से जो उसके पीछे पड़ गया है वहाँ से किस तरह से भाग निकलता है? ही रन्स एज फास्ट एज ही कैन, वो जितना तेज़ भाग सकता था उतना तेज़ वो भागता है। अक्रॉस द लॉन, उस लॉन में से उसको पार करके भागता है। डाउन द पाथ, और वो वहाँ पर जितने भी रास्ते हैं, पाथ्स हैं, वहाँ से भी वो गुजरता है। राउंड आ हेज, हेज मैंने आपको बताया था इज़ अ लाइन ऑफ अ बुशेस, जैसे झाड़ियों की एक लाइन होती है, वहाँ से उसके इर्द
इर्द गिर्द वो भागता है एंड इनटू अ लिटिल शेड, शेड मीन्स स्मॉल रूम, एक छोटे से कमरे में चला जाता है एंड बोल्ट्स द डोर, और जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। इसमें ये बताया गया है कि निकोबॉमिनस किस तरह से उस आदमी से भागता है, वो रास्तों में से गुजरता है, हैजेस के राउंड से गुजरता है, और फिर लास्ट में क्या होता है, ही एंडेड अप इन अ रूम एंड ही bolted द डोर। क्वेश्चन नंबर 8, What does Nicobobinus, how does Nicobobinus get out of the well? Nicobobinus उस well में से, उस कुएं में से कैसे वापस आता है? He gets out of the well by wriggling down a narrow passage of stone in the pitch black. Pitch black means complete darkness. अब Nicobobinus उस कुएं में से या उस रास्ते में से कैसे बाहर आता है? वो रिगलिंग डाउन अ नैरो पैसेज, वो जो तंग सा रास्ता था उसमें से वो रिगलिंग डाउन यानी अपनी बॉडी को सर्कुलर मोशंस देते हुए, सर्कुलर मूवमेंट्स देते हुए वहाँ से वो निकल आता है। ही कीप्स ऑन रिगलिंग एंड स्क्विमिंग, वो रिगलिंग करता रहता है, स्क्विमिंग करता रहता है, अपनी बॉडी को सर्कुलर मोशंस में मूव करता रहता है थ्रू द नैरो गैप अंटिल ही फाइंड्स ही कैन स्टैंड अप, और वहाँ पर वो नैरो गैप में से स्क्विमिंग करता रहता है अंटिल मीन्स जब तक कि उसको इतना रास्ता नहीं मिल जाता जहाँ पर वो खड़ा हो सकता है। तो नाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8, question number 1 to 8. So this is your home task that today you have to learn the MCQs and the question answers from question number 1 to question number 8. Okay, आज का आपका होम टास्क यही है कि आपने ये MCQs और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं एंड यू ऑल्सो हैव टू कंप्लीट द रीडिंग ऑफ निकोबॉमिनस यूनिट, राइट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एंड करना चाहूँगी स्टूडेंट्स, दैट वी ऑलवेज हैव हंड्रेड्स और थाउजेंड्स रीज़न एंड वेरी वंडरफुल रीजन्स टू बी थैंकफुल। हमारे पास हमेशा बहुत सी रीज़न्स होती हैं खुश होने के लिए, थैंकफुल होने के लिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए कि अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं, कान दिए हैं सुनने के लिए, एंड वी हैव हैंड्स टू वर्क विद, वी हैव एवरीथिंग इन लाइफ। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और जितनी भी हमारे पास अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हुए वी मस्ट एडवांस फॉरवर्ड, हमें मज़ीद आगे जाना चाहिए। आपको अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियतें दी हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल करें और अच्छे से जो है वो अपनी लर्निंग करें। सो थैंक यू सो मच।